हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है हमारा विधायिका। ठीक है, विधायिका को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और 2023-24 सेशन के लिए है आपका बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चैप्टर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ही मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, यहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे मैं आपको जो भी चैप्टर करा रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में आपको सभी चैप्टर की PDF जो है फ्री में आपको हमारे ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, जैसे ही PDF डालेंगे वैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लो। और नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा eklavyastudypoint.com। सारे नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, यहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, यानी जो हमारी विधायिका होती है वो कानून को बनाती है। हमारी जो संसद है, संसद के जरिए विधायिका कानून को बनाती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो विधायिका काम कानून बनाना और इन कानूनों को लागू करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का। यानी कार्यपालिका का काम क्या हो जाता है? कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका जो है इसका काम क्या होता है? न्याय करना, या विवाद हो जाए कोई तो विवाद को सुलझाना। ठीक है, ये होता है। तो इसी के तहत आपको पता लग गया है सीधा सीधा कि विधायिका का जो काम होता है वो होता है कानून बनाना। ठीक है, तो विधायिका से क्या अभिप्राय है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, पहला टॉपिक। तो देखिए, विधायिका जो होती है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। यानी विधायिका को हम डायरेक्ट हम जनता है ना, तो हम सीधा क्या करते हैं? हम जाते हैं चुनाव के समय में वोट डाल के आ जाते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ठीक है, जीत जाता है, वो कहाँ पे जाके बैठता है? विधायिका में, यानी वही विधायिका कहलाएगा एक तरह से। और ये जो वोट होता है ये सभी के वोट की क्या होती है? समान वैल्यू होती है। और जो नेता होते हैं, ठीक है, जो नेता होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जनता का प्रतिनिधि। यानी कि विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाने का काम होता है। ठीक है, संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। जो हमारी केंद्रीय विधायिका है इसको हम क्या कहते हैं? संसद। और संसद जो होती है हमारी वो राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर बनती है। संसद का मतलब क्या है? यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है, प्लस लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के हमारी संसद बनती है। ठीक है, हमारी संघ की जो विधायिका ये बनती है। और राज्यों की विधायिका को विधानसभा या विधानमंडल भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको विधायिका का मतलब समझना है थोड़ा ध्यान से। देखिए, हमारे देश में 2 तरह की सरकार है। एक तो हमारी केंद्र की सरकार है जो कि पूरे देश के लिए काम कर रही है, इसको हम संघीय विधायिका या संघ की विधायिका कहते हैं। और ये संसद होती है। ठीक है, संसद के जरिए। ऐसे ही हमारी एक राज्य की सरकार होती है, ठीक है, जो राज्य की विधायिका होती है, इसको हम विधानसभा कहते हैं एक तरह से। इसको आप विधानसभा कह सकते हो या इसको विधानमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका दोनों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केंद्र को संघ भी कहते हैं। तो यहाँ पे कई जगह पे आपको पेपर में हो सकता है संघ की जगह पे केंद्र लिखा मिल जाए या केंद्र की जगह पे संघ लिखा मिल जाए, तो आपको उसका मतलब एक ही रखना है। आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ पे। ठीक है, तो ये क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए, 2 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। यही डिस्कस कर रहा था मैं। केंद्रीय जो विधायिका होती है इसको संसद कहा जाता है। राज्य की जो विधायिका होती है इसको विधानसभा कहते हैं हम। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जो केंद्र सरकार के लिए जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार के लिए विधानसभा के चुनाव होते हैं। मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हो, तो यूपी के जो चुनाव होंगे, ठीक है, यूपी के जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो आप क्या करोगे? अपने नेता को वोट दोगे और जो आपका नेता जो है अगर उसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो जीत जाएगा। फिर वो कहाँ पे बैठेगा? विधानसभा में। फिर विधानसभा में वो जाके कानून बनाएंगे, विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे, यानी आपका प्रतिनिधि बन गया। यानी अब जनता डायरेक्ट तो विधानसभा में नहीं जा सकती, तो जनता क्या करती है? अपने नेता को वोट देकर जिताकर भेज देती है। फिर वो नेता जाता है विधानसभा में, बैठता है, वहाँ पे बहस करता है, कानून का निर्माण करवाता है। ठीक है, ये सारे काम फिर नेता के हो जाते हैं। ये तो हो गया राज्य के लेवल पे। सेम ऐसा ही केंद्र के लेवल पे भी होता है। तो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें जनता क्या करती है? वोट देती है सीधा।
जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो आपके एरिया का सांसद बन जाता है, ठीक है, इसको सांसद कहते हैं। और जो विधानसभा के चुनाव जीतता है उसको विधायक कहते हैं। तो ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सांसद बन जाते हैं और ये संसद में जाके बैठते हैं और संसद में जाके फिर ये कानून बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो सरकारें हैं, केंद्र की जो पूरे देश को देखेगी, एक राज्य की वो केवल राज्य को देखेगी। अब यहाँ पे देखो, राज्य की सरकार जो होगी, जैसे यूपी की बात कर रहा था मैं, तो वो उसका काम, राज्य की सरकार का काम होगा यूपी की देखरेख करना, ठीक है। अपने यूपी के लिए कानून बनाएगी, यूपी के लिए पॉलिसी बनाएगी। लेकिन जो केंद्र की सरकार होगी ना, वो पूरे देश के लिए बनाएगी, ठीक है, पूरे देश को ध्यान में रखेगी। तो ये होता है हमारे यहाँ पे सिस्टम। आगे देखते हैं, सरकार के 3 अंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आगे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमें संसद क्यों चाहिए, आखिर संसद की क्या जरूरत है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, विधायिका का कार्य केवल कानून बनाना नहीं होता। हम यही सोचते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। लेकिन इसका काम केवल कानून बनाना नहीं होता, बल्कि और भी कई काम होते हैं। यानी कि विधायिका के बहुत सारे काम होते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। उसमें से कानून बनाना एक कार्य है केवल। संसद में बहुत से दृश्य देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे सदन, अगर आप देखोगे लोकसभा या राज्यसभा में जो बहस होती है, सदन को देखोगे तो उसमें आपको बहस देखने को मिलेगी। वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी होता है, ठीक है। वहाँ पे कई मामलों पे सर्वसम्मति भी होती है, यानी सभी मान भी जाते हैं। कई बार उनका आपस में विरोध भी हो जाता है, ठीक है। कई बार सरोकार, सहयोग, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं संसद को जीवंत बनाए रखती है, ठीक है, एक्टिव बनाए रखती है। विधायिका जो है वो जनप्रतिनिधि हो, यानी जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, हमारे नेता, ठीक है। यानी हमारे प्रतिनिधि, जन मतलब जनता और प्रतिनिधि मतलब हमारे प्रतिनिधि, यानी हमारे प्रतिनिधि कौन होते हैं, हमारे नेता, जिसको हम वोट देके जिताते हैं। तो विधायिका जो है वो जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यानी कि विधायिका का मतलब क्या है, देखिए अब डायरेक्ट यहाँ नहीं हो रहा, जनता ने क्या करा, वोट दिया, किसको दिया, अपने नेता को। जो हमारा नेता जीत कर गया आगे विधायिका में, ठीक है, चाहे वो विधायक बनेगा या वो सांसद बनेगा, ठीक है, वो हमारा नेता है। तो वो जनता का क्या है, ये प्रतिनिधि है, यानी जनता की समस्या को लेकर हमारा नेता आगे जाएगा। तो ये होता है। तो ये जो हमारे नेता होते हैं ये किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, हमारी विधायिका जो है वो किसके प्रति जिम्मेदार होगी, तो जनता के प्रति होगी, ठीक है। ये भी याद रखना है, यही लोकतंत्र का आधार होता है। आगे देखते हैं। अधिकांशतः क्या होता है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका जो है अपना महत्व खोती जा रही है। आज के समय में हम देखें तो ऐसा कई कई देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कार्यपालिका है वो ज़्यादा मजबूत हो रही है और विधायिका जो है कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होती जा रही है। ज़्यादातर देशों में ऐसा हो जाता है। लेकिन भारत की बात करते हैं अगर हम, तो भारत में आज के समय में भी विधायिका का जो महत्व है वो बिल्कुल है। विधायिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते। विधायिका आज भी हमारे देश में सबसे मेन है। और इसके बाद क्या है कि शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। कोई शक्तिशाली मंत्रिमंडल अगर है तो वो उसको बहुमत मिलेगा तभी वो बन पाएगा, ठीक है। अगर बहुमत नहीं है तो वो भी पॉसिबल नहीं है हमारे देश में। और नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। आप देखते हो कि जो नेता वगैरह होते हैं, हमारे सांसद होते हैं, वो संसद में जाते हैं, वहाँ पे बहस करते हैं। तो कई बार उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तीखे सवाल पूछे जाते हैं और उनको उन सवालों का सामना करना पड़ता है, उन सवालों का जवाब देना पड़ता है और सामने वाले को संतुष्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये हमें संसद की लोकतांत्रिक जो क्षमता है हमारी उसके बारे में एहसास कराती है। संसद जो है हमारी वो एक तरह से वाद विवाद का एक मंच है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपने संसद में देखा है विभिन्न, इसमें पक्ष भी होता है, यानी जो सत्ता पक्ष है, इसमें विपक्ष भी होता है जो सत्ता से बाहर है। ये आपस में क्या करते हैं, बहस करते हैं, वाद विवाद इनके बीच में चलता है। कोई कानून आता है तो उस पर वाद विवाद चलता है, ठीक है। इस तरीके से ये एक तरह से मंच हो जाता है संसद, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण ये सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। और फिर इसके पास सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करने और उसका बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है। देखिए जो विधायिका है ना, जो हमारे यहाँ पे जो संरचना है हमारी सरकार की, उसमें विधायिका जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और विधायिका कहीं ना कहीं कार्यपालिका को भी नियुक्त करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये, और विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है। विधायिका चाहे तो कार्यपालिका को सस्पेंड भी कर सकती है। तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि संसद के कितने सदन हैं। तो देखिए हमारी जो संसद होती है इसके 2 सदन होते हैं, ठीक है। भारत की जो राष्ट्रीय विधायिका है जिसका नाम है संसद, ये या इसको केंद्रीय विधायिका भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर संघीय विधायिका भी कह सकते हैं। तो कोई भी वर्ड अगर पेपर में हो तो आप कंफ्यूज ना हो, एक ही चीज़ होती है।
तो भारत की जो राष्ट्रीय विधायिका है यानी जो पूरे देश के लिए काम करते हैं उसका नाम क्या है? संसद। ठीक है, इसके दो सदन है। जो हमारी केंद्रीय संसद है इसके दो सदन है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा केंद्र की, मैंने बताया था ना दो तरह की सरकार है, ये केंद्र की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा राज्यों की। तो राज्यों की जो विधायिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, भारतीय संसद के जो है वो दो सदन है, और दो सदन कौन कौन से? एक तो राज्यसभा है और दूसरा सदन जो है उसे लोकसभा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कई राज्यों में देखिए विधायिका जो होती है वो दो सदनीय भी हो सकती है। ठीक है, तो राज्यों में कई जगह पे द्विसदनीय विधायिका भी है। तो अब यहाँ पे एक लाइन समझिए, इसका मतलब क्या है? जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। जो हमारी केंद्रीय विधायिका है जिसे हम संसद कहते हैं, इसके दो सदन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, ये हमने पढ़ा। हमारी संसद के दो सदन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विसदनात्मक विधायिका, यानी कि दो सदन है इसके। ठीक है, ऐसे ही संविधान ने राज्यों को भी एक ऑप्शन दे रखा है, या तो वो एक सदन वाला हो सकता है या द्विसदनात्मक हो सकता है। यानी अगर कोई राज्य चाहे, ठीक है, वैसे तो 6 राज्यों के पास ही दो सदनीय विधायिका है, लेकिन अगर कोई राज्य चाहे तो वो भी दो सदन बना सकता है अपनी विधायिका के। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना है, देखिए जैसे संसद के दो संसद क्या है? केंद्र देश के लिए पूरे। तो संसद के दो सदन थे, एक राज्यसभा था एक लोकसभा था। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी जो राज्यों की विधायिका होती है, ठीक है, राज्यों की विधायिका, उसके भी दो सदन होते हैं। सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है, छह राज्यों में। तो दो सदन राज्यों में कौन कौन से होते हैं? एक तो विधानसभा हो सकता है, ठीक है, विधानसभा तो होता ही है। दूसरा विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा है, ऐसे यहाँ पे आप विधानसभा और विधान परिषद इस तरीके से देख सकते हो इसको। ठीक है, तो भारत इतना विशाल देश है, इसलिए हमें दो सदन वाली विधायिका की जरूरत भी है। ठीक है, ताकि अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों और भागों में जो जनता है उसका पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका जो है, इसका एक लाभ ये भी है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। देखिए जैसे कोई भी संसद में, मान लो लोकसभा में कोई निर्णय लिया गया है, ठीक है, तो वो फाइनल नहीं माना जाता, फिर वो कहाँ जाता है? राज्यसभा में। यानी जो यहाँ पे फैसला ले लिया गया है उसको एक बार दोबारा से विचार किया जाता है। मान लो उसमें कोई कमी होगी तो कम से कम यहाँ तो पता लग जाएगी, तो इस तरीके से राज्यसभा में भी इस पर डिस्कस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक फ़ायदा ये है कि जो एक सदन में जो फैसला होता है उसका दूसरे सदन में जाने पर दोबारा से उस पर पुनर्विचार हो जाता है। ठीक है, कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है। एक सदन में लिया गया निर्णय को दूसरे सदन में निर्णय के लिए भेजा जाता है। यानी पहले लोकसभा में पास हो गया मान लो कोई विधेयक, तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ पे भी उसको पास होना पड़ेगा, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रत्येक विधेयक या कोई पॉलिसी उस पर 2 बार विचार हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है हमारी द्विसदनात्मक विधायिका की। और इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिल जाएगा। अगर मान लो कोई किसी सदन में कोई फैसला जो है वो जल्दबाजी में पास हो जाता है, ठीक है, उसको पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे में दूसरे सदन में उस पर बहस करने के लिए दोबारा से मौका होगा, पुनर्विचार करने के लिए दोबारा से टाइम होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी और एक खास बात है हमारी दो सदनीय विधायिका की। अब बात करेंगे हम यहाँ पे दो सदनों के बारे में। तो पहले राज्यसभा को पढ़ लेते हैं, फिर लोकसभा को पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए राज्यसभा जो है ये हमारी संसद का उच्च सदन है। ठीक है, ये उच्च सदन है और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में किसी दल की सरकार है, ठीक है, मान लीजिए वो गठबंधन की सरकार है और कुछ समय के बाद उसके गठबंधन में फूट पड़ गई और उन्होंने क्या करा, आपस में अपना समर्थन खींच लिया, तो ऐसे में वो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो लोकसभा उस समय में पूरी तरीके से भंग हो सकती है। ठीक है, और ऐसे में कुछ समय दे के दोबारा से चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये लोकसभा पूरी तरीके से भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के पूरे सदस्य जो हैं वो कभी भी एक साथ पूरे खत्म होते ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आप, मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसका जो सिस्टम है ना राज्यसभा का, वो लोकसभा से डिफरेंट है, अलग है थोड़ा, इसीलिए इसको कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जो चुनाव होते हैं ये प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनडायरेक्ट। अब लोकसभा के चुनाव में क्या होते हैं, जैसे मान लो आप जनता हो, ठीक है, आप जनता में हो
तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट जाके लोकसभा के चुनाव में वोट दे पाओगे। आप जाओगे, वोट दोगे और वोट देकर आ जाओगे, डायरेक्ट हो गया। तो आपके द्वारा जो कोई नेता खड़ा है, अगर उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते, उसमें हम वोट नहीं डालते, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए जो हमारे जो सांसद वगैरह होते हैं वो वोट डालते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, राज्यों की जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें हम अपने एमएलए को चुनते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे एमएलए वगैरह होते हैं, यानी हमारे द्वारा जो जिताए हुए नेता होते हैं, फिर हमारे द्वारा जिताए हुए नेता जो होते हैं वो राज्यसभा के चुनाव में सदस्यों को चुनते हैं। तो ऐसे होता है, यानी राज्यसभा में हम डायरेक्ट नहीं चुनते, ठीक है। राज्यसभा में जो अधिकतम सीट है वो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 तो राज्यों से होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है, ठीक है। ये 12 सदस्य जो होते हैं ये खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतरीन करा हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति उसको राज्यसभा का सांसद बना सकता है, ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा ना मैं आपको डीप समझा रहा हूँ, आप इसे समझिए, आसान है। देखिए, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो दो तरह से हो सकता है। पहला तरीका तो उसका ये है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद भी द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। देखिए, पहला सदन जो होता है हमारा लोकसभा होता है, दूसरा सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, इसीलिए इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आपको पता है कि हमारे देश में कुछ राज्य जो हैं वो बहुत बड़े हैं, कुछ राज्य जो हैं बहुत छोटे हैं, कुछ राज्य में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ राज्य में जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन हम इसको ना माने, हम ये देखें सबको बराबर मान के और राज्यसभा में सभी राज्यों को बराबर सीट दे दे, ठीक है। हम ये ना देखें किसी की जनसंख्या ज़्यादा है या किसी की कम है, कोई किसी का एरिया ज़्यादा है या एरिया कम है, ये ना देखकर सबको बराबर मान के राज्यसभा के अंदर सीट दे दे। एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है, ऐसा यूएसए में, अमेरिका में होता है। दूसरा तरीका भी होता है एक, या इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, जनसंख्या को देखें, उनके एरिया को देखें, उसके आधार पर उनको सीटें दें। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उस आधार पे उसको ज़्यादा सीट दे दे। कोई मान लो बहुत छोटा राज्य है, जैसे गोवा जैसा राज्य है, छोटा सा बिल्कुल, वहाँ की जनसंख्या भी कम है, ठीक है, एरिया भी कम है, तो ऐसे में इसको कम सीटें दे दें। एक तो ये वाला तरीका है। तो आपके हिसाब से कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ पे तो ये वाला तरीका अपनाया गया है, जिस राज्य की जैसी जनसंख्या होगी, जैसा उसका आकार होगा, ठीक है, उसी अनुपात में क्या करा जाएगा, उसकी सीटों को पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इस राज्य की इतनी सीटें हैं, इस राज्य की इतनी सीटें हैं। तो ज़्यादा जिस जनसंख्या वाला राज्य जो होता है उसको ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, और जो कम जनसंख्या वाला राज्य होता है उसको कम सीटें मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से बांटा हुआ है। अब एक अमेरिका का एग्जाम्पल भी समझिए आप। अमेरिका में क्या है, अमेरिका का जो दूसरा सदन है उसको सीनेट कहते हैं। प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दे दिया अमेरिका ने। अमेरिका में भी भाई कुछ क्षेत्र हैं जो बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ऐसे, लेकिन अमेरिका ने क्या करा, सबको समान बना दिया और सभी राज्यों को समानता स्थापित करता है ये। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व मिला, ठीक है। यूएसए में यही हो रहा है। मान लो कोई छोटा सा राज्य है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, एक बड़ा सा राज्य है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको सीनेट के अंदर, दूसरा जो उनका सदन है, सबको बराबर सीटें मिली हुई है, बराबर का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। ये तो यूएसए में करा हुआ है। तो क्या ये आपको क्या लगता है कि ये सही हो सकता है या नहीं? लेकिन भारत से अगर हम कंपेयर करें अपने देश से, तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा है, हमारा जो दूसरा सदन है, वो अमेरिकी सिस्टम से बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है हमने। हमारा संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें प्रत्येक राज्य में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। यानी हमारे संविधान ने पहले ही बता दिया है कि किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। जैसे यूपी जो है बड़ा राज्य है तो इसकी सीटें ज़्यादा होंगी, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ऐसे छोटे छोटे राज्यों की सीटें जो है वो कम होंगी, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे देखिए, मान लो अगर हम भी राज्यसभा में अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व वाली सिस्टम को अपना लेते तो क्या होता। अब थोड़ा सा सोचो, अमेरिका ने क्या करा, छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, नहीं, सबको बराबर मान के बराबर मान लिया, ठीक है, सीटें बराबर है। अगर ऐसा हम भी कर लेते तो हमारे यहाँ पे क्या होता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो 20 से 22 करोड़ की जनसंख्या है यूपी की, उत्तर प्रदेश की, बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या। और सिक्किम की जनसंख्या देखें तो वो 6 से 8 लाख की जनसंख्या है, ठीक है, अप्रोक्स में बता रहा हूँ, लगभग इतनी जनसंख्या है।
अब ऐसे में 20 करोड़ वाली जनसंख्या वाला राज्य और 6 लाख वाली जनसंख्या वाला राज्य, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब ऐसे में अगर दोनों को बराबर सीटें मिल जाए तो क्या यूपी को पूरा प्रतिनिधित्व मिल पाएगा या सिक्किम को पूरा प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो संविधान को बना रहे थे, उनको पता था कि संविधान में ये दिक्कतें आएंगी। अगर हम वो वाला अमेरिका वाला सिस्टम अपना लेंगे तो हमारे यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। इसलिए जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को ज़्यादा यानी अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल समझिए, यूपी जो है बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है तो उसको 31 सीटें मिल गई है, और जो सिक्किम है बहुत कम जनसंख्या वाला राज्य है तो उसको एक ही सीट मिली है। तो इस तरीके से बिल्कुल सही करा है। तो ये हमारे यहाँ पे राज्यसभा का सिस्टम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इनको दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्य जो होते हैं अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए राज्यसभा के 250 सदस्य हैं और एक बार में 250 के 250 सदस्य जो है, ठीक है, वो उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एकदम से फिर नए चुनाव कराने पड़ेंगे, दोबारा से पूरा चुनाव होगा, फिर से नए मेंबर आएंगे, यही होगा ना। तो राज्यसभा में ऐसा कभी होता ही नहीं है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हर 2 साल में चुनाव होते हैं इसके। ठीक है, और 1/3 सदस्य हर 2 साल में, इसके जो 1/3 है सदस्य, ये अपना इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उन 1/3 की सीटें खाली हो जाती है तो उनको भर लिया जाता है, बाकी ऐसे बचे रहते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी। और इस तरह इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसको स्थायी सदन का कहते हैं। स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा रहता है। ठीक है, और निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला, समाज सेवा, खेल, इन क्षेत्रों से हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने बेहतर करा हो तो राष्ट्रपति उनको सांसद बना सकता है राज्यसभा का। तो ये तो हो गया राज्यसभा। अब देखेंगे हम लोकसभा। राज्यसभा में हमने क्या पढ़ा था कि राज्यसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, हम यानी कि जनता नहीं उनको चुनती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि आप जनता हो और आप डायरेक्ट लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें वोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा होती है, इन दोनों में ही जनता जो है वो सीधे सदस्यों को चुनती है, यानी सीधा वोट करेगी और अपने सदस्य को चुनेगी। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, पूरे देश को लोकसभा के लिए क्या करेंगे, कई सारे क्षेत्रों को सीटों के रूप में बांट दिया जाता है कि भाई इस राज्य में इतनी लोकसभा की सीट है, इस राज्य में इतनी, इस तरीके से। ऐसी जो राज्यों की विधानसभा होती है तो राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा की सीटें बांटी होती है। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। बिल्कुल, देखिए, एक जो सीट है उसमें से एक ही कैंडिडेट जीतेगा, यानी कि चुनाव लड़ तो कई सकते हैं। मान लो हो सकता है एक सीट से 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ें, 10 लड़ें, 12 लड़ें, कोई लिमिट नहीं है ऐसे तो। लेकिन उस सीट में से जीतेगा केवल एक ही, यानी विनर जो होगा वो एक ही कैंडिडेट होगा। ठीक है, और चुनाव जो होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जो अपने 18 साल की एज पूरा कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। देखिए, लोकसभा की जो सीट है ना वो 543 है, यानी कि जो चुनाव होते हैं वो 543 सीटों के लिए होता है और उसको 500 पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में बांटा हुआ है। लोकसभा के लिए सदस्यों की जो चुना जाता है ये 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यानी मान लीजिए आपका कोई सांसद बनता है तो वो 5 साल के लिए बनेगा। ठीक है, उससे पहले अगर वो रिजाइन कर दे या उसको हटा दिया जाए तो वो बात अलग है, वरना उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके, ठीक है, अथवा या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। देखिए, आप थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको राज्यसभा जब बताया था वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा की जो सीट होती है वो कभी भी एक साथ राज्यसभा की सारी सीटें
खाली नहीं होती हैं, ठीक है। हमेशा मतलब हर 2 साल के बाद जो चुनाव होते हैं उसमें 1/3 1/3 सीटों को ही खाली किया जाता है, उसके बदले फिर नए सांसद चुने जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कभी भी। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में देखिए, मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को बहुमत ही नहीं मिला, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टियों ने A+B, 2 पार्टी थी, मान लो ये कोई भी पार्टी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बना ली, ठीक है। इनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन आपस में मिलकर इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है। अब ये सोचिए कि थोड़े समय के बाद, 6 महीने बाद, साल बाद ऐसा हो जाता है कि बी जो है वो बोल देता है कि भाई मैं तुम्हारे गठबंधन में शामिल नहीं हूं, मैं अपना समर्थन वापस ले रहा हूं। तो ऐसे में क्या होगा, अब ए के पास बहुमत तो बचा ही नहीं, ऐसे में सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोकसभा वैसे तो 5 साल के लिए थी, लेकिन उसको बीच में भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि 5 साल से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है, दोबारा से चुनाव भी कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिए कि लोकसभा में राष्ट्रपति जो थे वो 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय के ये सदस्य होते थे। लेकिन ये जो आरक्षण है ये खत्म हो गया। तो पहले कैसे होता था, 543 तो सांसद होते थे, 2 सांसद मनोनीत वाले हो जाते थे, तो इस तरीके से 545 हो जाते थे। लेकिन ये जो एंग्लो इंडियन वाले जो समुदाय के जो सीटें आरक्षित थी, अब इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये आरक्षण समाप्त हो गया, तो अब कितनी बची वापस से 543। तो ये खत्म हो गया है और आरक्षण अब इनका समाप्त हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक अच्छा टॉपिक है आपका लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए लोकसभा में क्या होता है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। लोकसभा जो है संघ सूची के विषय पे और समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाएगी। धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत कर और पारित करती है। अब यहाँ पे संघ सूची, समवर्ती सूची, ये क्या है, देखिए 3 तरह की सूचियां हैं। एक होती है संघ सूची, जिसको केंद्र सूची भी कहा जाता है। एक होता है राज्य सूची, ठीक है। एक होता है समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसपे केवल केंद्र की सरकार यानी संघ की सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसमें राज्य की सरकार जो होती है वो कानून बनाती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है उसमें ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन अगर मान लो कोई विवाद हो जाए, जो केंद्र का जो कानून होता है वही माना जाता है, ठीक है। तो ये होता है। तो जो लोकसभा है ये संघ सूची यानी केंद्र वाले मामलों में भी कानून बना सकती है और समवर्ती सूची इन विषयों पे भी कानून बनाती है, ठीक है। और धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित कर सकते हैं। तो ये तो लोकसभा की बातें हैं। फिर इसके बाद क्या है कि जो कर प्रस्ताव, जो टैक्स से रिलेटेड प्रस्ताव होते हैं, या फिर बजट हो गया या वार्षिक वित्तीय वक्तव्य हो गया, इसको स्वीकृति कौन देगी, लोकसभा देगी। लोकसभा में प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर या फिर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। ये सब लोकसभा की शक्तियां बता रहा हूं आपको। लोकसभा जो है संविधान में संशोधन भी करती है। संविधान में अगर लगता है कि कहीं पे कोई बदलाव करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो ये भी काम हो सकता है यहाँ से। फिर क्या है कि आपातकाल की जो घोषणा है उसको स्वीकृति देने का काम भी लोकसभा करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगी और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। मान लो सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, उसने कोई संविधान का उल्लंघन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में उसको हटाने का जो सिस्टम होगा वो भी लोकसभा से होगा, ठीक है। इसके बाद समिति और आयोगों का गठन करना, उनका प्रतिवेदन जो है उस पर विचार करना, समितियां बनाना। समिति पे आगे पूरा एक टॉपिक है, वहाँ पे आपको समिति डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम जो है लोकसभा करती है, यानी लोकसभा की शक्तियां हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो देखिए सामान्य विधेयक पर विचार करके उन्हें पारित करना ये राज्यसभा का की शक्तियों में आता है। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना। अब देखो धन विधेयक में संशोधन केवल प्रस्तावित कर सकती है राज्यसभा, उसको रोक नहीं सकती। ये आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो संवैधानिक संशोधनों को पारित करने का काम भी जो है वो किसका होता है, राज्यसभा का। राज्यसभा को शक्ति मिली हुई है। फिर प्रश्न पूछना, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम भी ये जो राज्यसभा होती है इसका होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटा सकती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। राज्य सूची मैंने आपको बताया ना, जिसपे राज्य की सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची में केंद्र की सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में
केंद्र की, राज्य की, दोनों बना सकते हैं। तो ये इनकी कुछ शक्तियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में बहुत आता है, ठीक है। संसद के प्रमुख कार्य बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद के कार्य क्या हैं, ठीक है। तो आप ये जानते होंगे कि संसद का काम जो है कानून बनाना है, लेकिन संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि यहाँ पे हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, संसद क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। कोई भी नया कानून हो, कोई विधेयक जो होता है वो संसद में लाया जाता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वो जाके कानून बनता है। तो पूरा जो प्रोसेस होता है, उस कानून पे बहस वगैरह जो होती है वो कहाँ पे होती है, संसद में होती है। तो संसद का एक काम क्या है, कानून बनाना। अब संसद का काम कानून बनाना है, तो संसद का काम कानून में संविधान में संशोधन करना भी है। मान लो सरकार को लगता है कि भाई हमारे संविधान में कुछ ज़रूरत है संशोधन की, तो ऐसे में संसद में संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है, संविधान के अंदर। तो ये दोनों काम जो हो जाएंगे संसद के हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, कार्यपालिका पे नियंत्रण रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधायिका जो होती है संसद के जरिए कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए कि संसद का एक काम होता है कि कार्यपालिका को नियंत्रण में रखा जाए। कार्यपालिका की जो जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका उस जिम्मेदारी को निभाए। ये सब किसका देख रेख की काम संसद का है। इसके बाद क्या है, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना। अब देखिए, जो बजट होता है वो संसद में ही पारित होता है। और वित्तीय कार्य में क्या क्या आ जाएगा, देखिए सरकार को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो बहुत सारे काम करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। तो टैक्स से रिलेटेड कानून बनाना, ठीक है, कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, उसको कौन से संसाधनों में लगाना है, कैसे जनता का कल्याण करना है, ठीक है, जन कल्याण के लिए कैसे पैसे को यूज़ करना है, ये सारा बजट से रिलेटेड वित्तीय कार्य जो भी होता है ये सब संसद का कार्य हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको सारे पता लग गए। इसके बाद देखिए, निर्वाचन संबंधी कार्य भी संसद के होते हैं। आपको पता है कि संसद के जरिए ही, ठीक है, निर्वाचन किया जाता है। जैसे कि देखिए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका जो चुनाव होता है, चुनाव संबंधित कार्य जो होता है वो भी संसद में होता है। तो ये निर्वाचन संबंधित कार्य हो जाएगा। फिर न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य में क्या आ जाता है, देखिए आपको पता है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, या फिर जो हाई कोर्ट के जज हो गए, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए, इनको अगर हटाया जाना है, मान लो ये किसी का संविधान का उल्लंघन करते हैं और इनको हटाना है, तो हटाने का जो प्रक्रिया होती है वो भी संसद से होकर ही गुजरती है। तो न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक कार्य भी संसद को करना पड़ता है। पूरे देश का या किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का कार्य भी संसद का है, ठीक है। हमारी जो विदेश नीति होती है उस विदेश नीति पर नियंत्रण करना, ये भी संसद का कार्य होता है। और सबसे बड़ा तो ये है कि संसद जो होता है एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो हमारे नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, यहाँ पे आके वो बहस कर सकते हैं, विभिन्न मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, वाद विवाद कर सकते हैं। और विचारशील कार्य वगैरह जो होते हैं वो भी संसद के जरिए होते हैं। तो ये सभी मिला के संसद के मेन कार्य हैं, ठीक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बहुत आता है आपके पेपर में कि बताइए संसद जो होती है हमारी वो कानून कैसे बनाती है, ठीक है। तो जो हमारे कानून होते हैं इसको बनाने का पूरा एक लंबा सा प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, ये आपको बतानी होती है। तो देखिए, संसद का हमारा जो मुख्य कार्य है वो होता है जनता के लिए कानून को बनाना। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है जो कि संसद हमारी अपनाती है। और एक विधेयक जो होता है ना, वो कानून बनने से पहले कई सारी अवस्थाओं से गुजरता है, ठीक है। तो ये क्या है इसको हम डिटेल में जानेंगे। और जो प्रस्तावित जो कानून होता है उसका जो प्रस्तावित कानून का जो प्रारूप होता है, ठीक है, जो उसका पूरा फॉर्मेट है उसको विधेयक कहते हैं। और विधेयक जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई विधेयक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। लेकिन यदि विधेयक मंत्री के अलावा कोई दूसरा सदस्य पेश कर रहा है तो ऐसे में वो निजी सदस्यों का विधेयक कहलाता है। आगे हम विधेयक के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, सरकारी विधेयक भी होता है, निजी सदस्यों के विधेयक भी होते हैं, वित्त विधेयक भी होता है, गैर वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सारे विधेयक होते हैं, ठीक है। विधेयक ही बाद में जाके कानून बनते हैं। तो विधेयक कैसे कानून बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले इस बात पे काफ़ी बहस होती है कि क्या इस विधेयक को लाने की ज़रूरत है या नहीं, यानी कि जो विधेयक लेकर आ रहे हैं उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, ये इस पे पहले बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। कोई राजनीतिक पार्टी कहीं अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए या फिर आने वाले जो चुनाव है उसको जीतने के इरादे से
किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पे दबाव डाल सकती है, ऐसा होता है। विधेयक बनाने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कानून को लागू करने के लिए जरूरी जो संसाधन है, ठीक है, उनको कहाँ से जुटाया जाएगा, या फिर विधेयक का कितना समर्थन और कितना विरोध होगा, ठीक है, सत्तारूढ़ जो दल है उसके द्वारा जो प्रस्तावित कानून है उसकी चुनावी संभावनाओं पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। गठबंधन सरकार, अगर मान लो गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में विधेयक को गठबंधन के सभी दलों से समर्थन चाहिए होगा। मान लो कि 3 पार्टियों ने मिल के सरकार बना रखी है गठबंधन वाली, तो अगर कोई सरकार कोई विधेयक लेके आ रही है, तो ऐसे में तीनों ही पार्टियों का समर्थन मिलना चाहिए उसको। जब सभी का समर्थन मिलेगा तो ही वो बात आगे जाएगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले जो मंत्रिमंडल होता है वो भी इस पे विचार करता है। तो इस तरीके से जब इसको फाइनल कर दिया जाता है, यानी मंत्रिमंडल कह देता है कि हाँ ठीक है ये विधेयक सही है, तो इस पे फिर आगे का कार्य शुरू होता है, ठीक है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है वही मंत्रालय जो है उसका प्रारूप बनाता है। जैसे मान लो खेल मंत्रालय से रिलेटेड कोई विधेयक है, तो खेल मंत्रालय ही उस पर पूरा उसका जो प्रारूप है वो बनाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये तो विधेयक के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो बताऊंगा ये होता है आपका प्रोसेस, कि क्या प्रोसेस है ये समझिए। सबसे पहला स्टेप तो यही था कि विधेयक पे चर्चा की जाती है कि क्या इस विधेयक की जरूरत है या नहीं है। जब लगता है हाँ ठीक है, सबको सहमति मिल जाती है, फिर उस विधेयक को आगे रखा जाता है। तो विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, कोई भी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। यानी विधेयक क्या है, एक विधेयक को हम एक प्रारूप समझ सकते हैं कानून का, ठीक है, जिसको हम विधेयक कह रहे हैं। विधेयक जो है वो कहीं भी लाया जा सकता है, हो सकता है उसे राज्यसभा में ले आए या पहले या लोकसभा में ले आए, ठीक है। जब एक सदन में वो पास हो जाता है तो उसको फिर दूसरे सदन में ले जाया जाता है, और विधेयक जो होता है उसको उस विषय से जुड़ा हुआ मंत्री ही ज़्यादातर पेश करता है। और ये होता है, किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, पहले लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टार डाल के याद रखना है आपको, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखना है कि धन विधेयक जो होगा ना वो सबसे पहले लोकसभा में आएगा, बाद में राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, धन विधेयक में। बाकी तो कोई दूसरा विधेयक है तो चाहे आप उसे पहले लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो वो केवल लोकसभा में जाएगा पहले, ठीक है। तो ये है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो विधेयक है वो संसद में लाया जाता है, ठीक है, किसी सदन में लाया जाता है। मान लीजिए विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर लोकसभा से वो पारित हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है, लोकसभा में लोग उसको समर्थन कर देते हैं, तो वो यहाँ से पास हो जाएगा। फिर वो किस में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में फिर से उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को देखा जाएगा, ठीक है, सब कुछ। अगर वहाँ से भी जब मतदान कराया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी, वहाँ से भी पास हो जाता है, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया था, फिर राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको देखेगा, समझेगा। अगर राष्ट्रपति को लगेगा ठीक है, वो उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। यानी विधेयक था जो पहले, अब कानून बन गया। तो कहाँ कहाँ से गुजरा, पहले लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया। जब तीनों जगह से उसको पास कर दिया गया तब जाके वो कानून बना, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जरूरी नहीं है विधेयक को लोकसभा में ही ले जाओ, वो हो सकता है कि पहले राज्यसभा में चला जाए, राज्यसभा में गया, वहाँ से पास हो गया, फिर उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, वहाँ से पास होएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन बताई थी आपको धन विधेयक की, याद है। धन विधेयक, अगर वो धन विधेयक हुआ तो वो पहले लोकसभा में ही जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अब मान लीजिए कोई विधेयक है वो लोकसभा में लेकर आए, लेकिन यहाँ पे पास नहीं हुआ, लोगों ने समर्थन नहीं करा, नेताओं ने समर्थन नहीं किया, तो वो यहाँ पे पारित नहीं हो पाएगा, फिर वो आगे जाएगा ही नहीं, यानी वो कानून बन ही नहीं पाएगा। मान लीजिए लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा में रुक गया, तो भी नहीं बन पाएगा कानून, ठीक है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, पर राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया या कुछ उस पर रोक लगा दी, तो वो तब तक रुका रहेगा, ठीक है। जब वापस भेजा जाएगा तो उस पर सिग्नेचर करने होंगे, और सिग्नेचर होते के साथ ही वो कानून बन जाएगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है, मतलब विधेयक को कानून बनाने की, ठीक है। तो विधेयक जब एक सदन में पारित हो जाता है, उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब विधेयक दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है, उसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति भी स्वीकृति दे देता है, यानी सिग्नेचर कर देता है, तब वो कानून बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कानून बनाने की प्रोसेस। तो इस तरीके से कानून बनता है देश में, ठीक है। अब देखो धन विधेयक को राज्यसभा, अब यहाँ पे धन विधेयक से रिलेटेड, धन विधेयक में, वित्त विधेयक में क्या पढ़ा था हमने, धन विधेयक जो है राज्यसभा या तो इसको स्वीकार कर सकती है या इसको संशोधन के लिए प्रस्तावित कर सकती है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यानी कि मान लो धन विधेयक जाता है कोई
राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती। वो ये बोल देगी कि भाई मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, आप इसमें कुछ सुधार कर लो, बस वो संशोधन के लिए बोल सकती है, ठीक है, लेकिन उसको फेल नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती। मान लो कि राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर कोई फैसला ही नहीं लिया, तो ऐसे में उसको पारित मान लिया जाता है। तो विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी, तो ये कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन काफी पेपर में आता है कि बताइए संसद जो है वो कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो देखिए, जिस दल या दलों का गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिलता है उसी की सरकार होती है, ठीक है, और उसी दल के सदस्यों को मिलाकर हमारी संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए बहुमत है, उस दल को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला हुआ है, तो बहुमत की ताकत पाकर कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो ये तानाशाही हो जाएगी, तानाशाही, ठीक है। तो इसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम तानाशाही वाला हो गया है। लेकिन अगर संसद सचेत रहेगी, जागरूक रहेगी, तो वो कार्यपालिका पर नियमित रूप से नियंत्रण रख सकेगी, ठीक है। संसद जो होता है उसमें कई तरीकों से, ठीक है, यहाँ पे कई आएगा, संसद में कई तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसद कैसे करती है? कई तरीकों से करती है। वो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है बहस वाला, आपको पता है संसद में बहस होती है, खूब वाद विवाद चर्चा होती है। तो वाद विवाद चर्चा के द्वारा जो संसद होती है हमारी, वो कार्यपालिका को अपने कंट्रोल में रखेगी, ठीक है, नियंत्रित रखेगी। दूसरा क्या है कि कानून की को स्वीकार करना अस्वीकार करना भी, स्वीकृति देना या अस्वीकृति देना भी इसका संसद का काम होता है। तो कहीं ना कहीं संसद किसी कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति देकर भी कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। फिर वित्तीय नियंत्रण के जरिए भी उसको नियंत्रण में किया जा सकता है, और एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी कहीं ना कहीं संसद जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, तो ये आपको चारों तरीके पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि संसदीय समिति क्या करती है, इंपॉर्टेंट है, संसदीय समिति पे आता है क्वेश्चन। तो देखिए, हमारी जो संसद होती है ना, इसमें कई सारी संसदीय समितियां भी होती है, ठीक है। तो विभिन्न जो विधायी कार्य होते हैं, जैसे कानून बनाना हो गया या अन्य कार्य हो गए, तो इन कार्यों के लिए संसदीय समितियों को बनाया जाता है। ये समितियां जो है केवल कानून बनाने में ही नहीं, बल्कि सदन के जो डेली के जो काम होते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और संसद जो है केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठते हैं। आपको पता है संसद तभी बैठती है जब उसके अधिवेशन चल रहे होते हैं। तो ऐसे में संसद के पास जो समय होता है ना वो कम होता है, ज़्यादा समय नहीं होता। अब मान लो कोई कानून बनाना है, आपको पता है कानून बनाने के लिए उससे जुड़े हुए विषय पे खूब अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कानून के क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे बहुत अध्ययन करना पड़ता है। अब संसद के अधिवेशन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए होते नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, अध्ययन करने का ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा समय देने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कार्य कि ऐसे में समितियां जो होती है वो उस पर ध्यान दे पाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालय का अनुदान जो मांगा हुआ है उसका अध्ययन करना, या विभिन्न विभागों के द्वारा जो खर्च किए गए उसकी जांच करना, कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो उसकी जांच करना, ये सब भी काम होते हैं। तो इन सब कामों को करने के लिए कुछ संसदीय समितियां बनाई जाती है, ठीक है। तो विभिन्न विभागों से संबंधित 20 समितियां हैं मेन, ये स्थायी समितियां हैं, विभिन्न विभाग के कार्यों और उनके बजट, उनका जो संबंधित विधेयक है उसकी देखरेख करती है। तो संसदीय समिति का क्या काम होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो विधायी कार्य होते हैं इसकी हेल्प के लिए ये समितियां बनाई जाती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जैसे कोई मंत्रालय ने अनुदान मांगा है तो उसकी जांच करेगा, ठीक है, कोई विभाग ने कोई पैसा खर्च किया तो उसकी जांच करने का, भ्रष्टाचार का कोई मामला है उसकी जांच करने का, कोई कानून बन रहा है तो उस कानून का अध्ययन करने का, ये सारा काम किसका है, हमारी संसदीय जो समितियां होती है उसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि संसद खुद को भी नियंत्रित करती है। कैसे करती है, तो देखिए, संसद स्वयं को अनुशासित करके नियंत्रित करती है। अगर संसद अनुशासित है, जो संविधान है संविधान के तहत चल रही है, सब कुछ संविधान के तहत चल रहा है, नियम के तहत चल रहा है, तो अपने आप ही संसद जो है क्या होगी, नियंत्रित रहेगी। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, संसद का जो अध्यक्ष होता है ना, वो विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। यानी संसद में मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना, वो पूरी लोकसभा के लिए मेन होगा सबसे, ठीक है। वो ये देखेगा कि कोई सदस्य, जो संसद का कोई सदस्य है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहा हो। अगर ऐसे में कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो अध्यक्ष उसको सदन से बाहर कर सकता है, ठीक है, बाहर कर सकता है।
ठीक है। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे, ठीक है, और या स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे के दल बदल करे और ऐसा लोकसभा अध्यक्ष को या हमारा जो अध्यक्ष है संसद का उसको पता लग जाता है, तो वो अध्यक्ष क्या कर सकता है, उस सदस्य को अयोग्य ठहरा सकता है, उसको सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है, और 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या पूरे सत्र के लिए भी कर सकता है उसको सस्पेंड। तो ये सब किस पे होते हैं, अध्यक्ष के पास अधिकार होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी संसद होती है वो स्वयं को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो को 2 से 3 बार देखो, इस चीज़ को समझो। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, 2-3 बार ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।